गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार सबसे पहले एक संदेश के साथ मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। बच्चों, आपके स्कूल पिछले कई दिनों से बंद है। ऐसे में आपका पढ़ना लिखना लगभग बंद होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस घड़ी में भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज 10th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का जो जूलॉजी का पोर्शन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस है क्या, ये आप सभी जानते हैं। लाइफ प्रोसेसेस ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स in order to sustain their life on this earth। वो सारी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं जीने के लिए, इस धरती पर जीने के लिए, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज हैं क्या बेटा? वो सारी एक्टिविटीज हैं, पहली एक्टिविटी है न्यूट्रिशन, दूसरी एक्टिविटी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरी एक्टिविटी है एक्सक्रीशन, चौथी है रेस्पिरेशन, पांचवी है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा? न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ टेकिंग फूड, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। तो लोग सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को ही डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बेटा, न्यूट्रिशन क्या है? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या एक ही तरीके से फूड लेते हैं? नहीं। जैसे प्लांट है, उसका अलग ही तरीका है। कौन सा तरीका बेटा? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि बॉटनी के सर आपको बताएंगे। मैं जूलॉजी के पोर्शंस बताऊंगा बेटा, और काफी ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लेंगे, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा, बेसिकली न्यूट्रिशन केवल दो तरह के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। Autotrophic nutrition is again divided into two parts, phototropic and chemotropic। और heterotropic nutrition is again divided into four parts, holozoic nutrition, saprophytic nutrition, parasitic nutrition एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा? इस चार्ट को बना लेंगे। ठीक है बेटा? मैं इन बेसिक चीजों पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक एक बात बता देता हूं। फोटोट्रॉपिक नाम से ही पता लगता है, फोटो मींस लाइट। ठीक है? मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, उनको कहते हैं प्लांट्स वगैरह, उनको कहते हैं फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है? ये बॉटनी के सर आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और कीमोट्रॉपिक कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा, जिनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, और ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दोज ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज दैट एनर्जी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी।
एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की वजह से वो सरवाइव करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड या लिक्विड फूड को इंजेस्ट करता है पहले विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रीहेंसाइल ऑर्गन, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन द प्रीहेंसाइल ऑर्गन इज हैंड। हाथ से हम फूड को पकड़ते हैं और उसको खाते हैं। गाय भैंस के केस में जीभ से ही गाय जो है अपने फूड को ले लेती है। तो इन केस ऑफ कैटल प्रीहेंसाइल ऑर्गन इज टंग। ठीक है बेटा। तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग प्रीहेंसाइल ऑर्गन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ingest solid or liquid food with the help of prehensile organ, and then this food is digested inside the digestive system. After that the digested food gets absorbed into the cells, and after that it is assimilated. Assimilation means utilization of food. उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, को लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको हम कहते हैं होस्ट। इसी तरह एक और है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी कुछ ऐसा ही है पैरासिटिक टाइप का, लेकिन इसमें क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दोनों को आपस में फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। पैरासिटिक में ऐसा नहीं है। पैरासिटिक में एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है लेकिन जिससे वो फूड ले रहा है उसको उसका कोई फायदा नहीं होता, जबकि सिम्बायोटिक में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से। ठीक है बेटा। तो मैं इस चैप्टर में होलोजोइक न्यूट्रिशन को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा। और चलो शुरू करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करता है और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। एंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। 7th 8th 9th सब में आपने पढ़ा होगा डाइजेशन किसे कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम फूड क्यों खाते हैं? अब तक आपने 9th क्लास तक पढ़ा होगा फूड हम खाते हैं फॉर ग्रोथ नहीं, फॉर मूवमेंट, फॉर एनर्जी। लेकिन अब आपको थोड़ा सा हट के सोचना होगा। ठीक है। इसके अलावा भी अब सोचना होगा, साइंस के स्टूडेंट की तरह सोचना होगा। ठीक है बेटा। अगर मैं इसको कहूं तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। व्हाई डू वी नीड फूड? फूड, अगर मैं इसका आंसर कहूं वी नीड फूड टू कीप आवर एंट्रोपी ऑफ आवर बॉडी इन नेगेटिव साइड। ठीक है। नेगेटिव एंट्रोपी को मेंटेन करने के लिए हम फूड खाते हैं। अब नेगेटिव एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, पहले इसके लिए हमें एंट्रोपी समझना होगा। ENTROPY बेटा, ENTR एंट्रोपी, एंट्रोपी समझना होगा हमें पहले। ठीक है। तो एक बायो के स्टूडेंट होने के नाते बहुत ज्यादा एंट्रोपी पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस एंट्रोपी को ये समझ लो कि रैंडमनेस नहीं। अब हमारा शरीर है, इसको ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए अगर इसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी तो ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा हमारा शरीर। इसको स्टेबल में रखने के लिए उसको नेगेटिव स्टेटस में रखना पड़ता है एंट्रोपी को। ठीक है बेटा। और बाकी जो आपने पढ़ा है 7th 8th 9th 10th वो भी ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं। अब उन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल रखने के लिए हम फूड की हमें जरूरत होती है। ठीक है बेटा।
तो अब डाइजेशन को हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। डाइजेशन पढ़ने के लिए डाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया है। डाइजेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है बेटा। और फूड किसे कहते हैं? फूड क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच वी कंज्यूम इन ऑर्डर टू सस्टेन आवर लाइफ इज कॉल्ड फूड। अब फूड भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी 8th में 9th में। जैसे फूड क्या होता है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब इस तरह से ना पढ़ के अब थोड़ा सा हम हट के पढ़ेंगे। फूड दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। इसके अंदर हम वो चीजें पढ़ते हैं जो एनर्जी गिविंग फूड पढ़ते हैं, मतलब रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो फूड आते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड में। और दूसरा होता है बेटा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड वो फूड होते हैं जो एनर्जी तो हमें नहीं देते, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारे शरीर में तो बीमारियां होती है तरह तरह की। इसके अंदर हमें विटामिन, मिनरल्स और वाटर्स पढ़ना होता है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स वगैरह पढ़ना होता है। ठीक है बेटा। तो फूड के बारे में इतना ही अभी रहने देते हैं। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। अगर अभी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको 11th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद नीट में भी आपके लिए एनफ होगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा। तो शुरू करें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, और एक हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है बेटा। तो शुरुआत में मैं बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि 10th लेवल के लिए होंगी, उसके बाद मैं थोड़ा उससे डीप जाऊंगा जो कि 11th लेवल के लिए होगी, और उससे भी डीप जाऊंगा जो दो काम के लिए मतलब नेसेसरी होगी। एक तो नीट के लिए और दूसरा इंटरेस्ट के लिए। तो आप जैसे भी नीट के लिए पढ़ना चाहें तो नीट के लिए समझ लेना, और मजे लेना चाहे पढ़ाई में तो वो समझ लेना। तो हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लिया आपने? यार रुमाल नहीं है क्या? तो ठीक है बेटा, हम एलिमेंट्री कैनाल शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेटा ये है क्या? एलिमेंट्री कैनाल हाँ बेटा, एलिमेंट्री कैनाल है क्या? सिंपल, आपका जो पाइप है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना? मुंह से शुरू होता है और बेटा एनस तक जो चले उसको एलिमेंट्री। अब इसको पढ़ने के लिए आप खुद भी जो चीज दिखाई देती है वो तो बता ही सकते हो। होठ से शुरू कर दो आप एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना, लिप से शुरू कर दो। तो मैं डायग्राम के थ्रू पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक एक पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले नाक बना देता हूं ये, उसके बाद ये मुंह। ठीक है बेटा। Take this. You can use. थैंक यू। पसीना कुछ ज्यादा हो रहा है बेटा। आप लोगों के फायदे के लिए अगर मैं पंखा चला दूंगा तो आवाज साफ नहीं आएगी। ठीक है ना बेटा? तो मेरी प्रॉब्लम जो है ना,
प्रॉब्लम नहीं रहेगी जब आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और पढ़ेंगे घर में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। अब मैंने आंख नहीं बनाया, इसका आंख इसके ऊपर बना देता हूँ। चलो ठीक है बेटा। अब मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ, एक तो मैंने होंठ बनाया, यही से शुरू करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है ओरल कैविटी, ठीक है बेटा, ओरल कैविटी, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। अभी इतना समझो कि ये क्या है, ओरल कैविटी है, और ठीक इसके ऊपर क्या है, नेजल कैविटी कह लो, नाक का वो कैविटी है, नेजल कैविटी। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। अब जब हम यहां गर्दन के नीचे जाएंगे, ठीक है बेटा, अब देखो जरा, ये यहां से आ रहा है, ठीक है, ये इसका वो ओपनिंग है, ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या मैंने बना दिया। अब समझने वाली बात है, ये क्या बना दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सांस लेने वाली पाइप है और खाना खाने वाली पाइप है, वो यहाँ कनेक्ट कर रही है आपस में। यहां से खाना आता है और यहां से हवा आती है, ठीक है ना बेटा। अब जो खाना खाते हैं वो अगर गलती से इसमें आ जाए तो क्या होगा, जिंदा रहेंगे, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ऊपर वाले ने क्या किया है, इस छेद को बंद करने के लिए एक ढक्कन बना रखा है। सबसे पहले इसका नाम जान लो बेटा, इस छेद का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस, GLOTTIS, ग्लोटिस। और इस पे एक कमोड होता है ना, उस टाइप का एक ढक्कन होता है। जब यहां से हम खाना खाते हैं तो उस खाने के प्रेशर से ये टप से ना गिर जाता है उसके ऊपर, और ये बंद हो जाता है, यानी कि ये बंद हो जाता है। तो दैट लीफ लाइक ढक्कन, लीफ लाइक कवर इज कॉल्ड एपीग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है, एपीग्लोटिस, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद ये जो है, ये पोर्शन जो कॉनिकल पोर्शन है, नेजल पैसेज से जो नीचे आता है तो कुछ कॉनिकल आकार लेता है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे ये जो पैसेज बढ़ता है जब लंग्स की तरफ जाने के लिए, उसको कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ चीजें कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिर्फ दो ही चीजें आपको बता रहा हूं, एक फेरिंग्स, एक कैरो लैरिंग्स, ठीक है बेटा। और अब हम नीचे चलते हैं। अब इस पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है बेटा। तो जो जो चीजें आ रही है मैं बताते जा रहा हूं। अब हम जब गर्दन के नीचे जाते हैं बेटा, तो थोरेसिक कैविटी सबसे पहले आता है, जिसके अंदर लंग्स होता है, हड्डियों के बीच में जो होता है। उसके नीचे जैसे ही जाते हैं, थोरेसिक कैविटी के नीचे एक मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है। क्या कहते हैं इसको, डायफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या हो, जिसमें लंग्स होता है, वो कैविटी जिसमें लंग्स हो, इसके ऊपर जो होता है, समझ रहे हो ना, वो थोरेसिक कैविटी। तो इससे हमें अभी मतलब नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। सीधा हम आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, जहां डाइजेस्टिव सिस्टम जाता है, ठीक है बेटा। अब यहां आ जाता है आपका स्टोमक, ये क्या है, स्टोमक, ठीक है। अब ये ईसोफेगस स्टोमक में खुलता है, वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं हम, कार्डियक स्फिंक्टर। वॉल्व टाइप कुछ हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर, ठीक है बेटा। उसके बाद ये होता है स्टोमक, स्टोमक। अब स्टोमक के तीन पार्ट होते हैं बेटा। सबसे ऊपर वाला हो गया कार्डियक, बीच वाला हो गया फंडिक पार्ट ऑफ स्टोमक या फंडस, नीचे वाला हो गया पाइलोरस, पाइलोरस, ठीक है बेटा। अब स्टोमक के तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। इसको हम कहते हैं कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ एक जनरल नॉलेज की बात है, और नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। हम कहते हैं ना पेट में गैस बन गया, बेटा वो गैस कहां पे बनता है, कार्डियक में बनता है कि पाइलोरस में बनता है कि फंडस में बनता है। जो बच्चे सोचेंगे वो तो वैसे ही मतलब गैस क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा ना,
तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कार्डियक में इकट्ठा होता है। कौन से पार्ट में गैस इकट्ठा होता है? कार्डियक पार्ट में। द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक इज फिल्ड विद गैस। उसके बाद आता है पाइलोरस। पाइलोरस में फिर एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ उसको हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहेंगे हम? पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहां से शुरू हो जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होने से पहले क्या होता है? दो ऑर्गन्स यहाँ पे आते हैं, मतलब ज्वाइन होते हैं। एक होता है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज अपने जो सिक्रेशंस है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ छोड़ता है। और इधर से आता है बेटा लीवर का पार्ट, ठीक है। ये लीवर है मान लो। लीवर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे फिर ये जो है दो हेपेटिक डक्ट है बेटा। ये हेपेटिक डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट से आके मिल जाते हैं। समझ रहे हो बात को? पहले ये दोनों डक्ट जो है लेफ्ट और राइट वाले आपस में मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे आपस में, समझ गए? ये मिल गए। अब ये जो मिलने के बाद इससे जुड़ते हैं। मैं इसको अलग से बता दूंगा आपको लीवर का, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सिंपल ये समझ लो कि लीवर से जो गॉल ब्लैडर का जो सिस्टिक डक्ट है ये भी यहाँ खुलता है। अब इसके बारे में डक्ट सिस्टम बिल्कुल अलग से अच्छी तरह बताऊंगा। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे ऊपर होता है, उसमें दो जगह से सिक्रेशंस आते हैं। एक पेनक्रियाज से आता है और एक लीवर से आता है। उसके बाद ये जो है इस टाइप से क्वाइल्ड हो जाता है। बहुत सारी क्वाइलिंग्स होती है, ठीक है बेटा, इस टाइप से। और इसके भी तीन पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, जिसके अंदर लीवर और पेनक्रियाज जो है ओपन हो रहा है। पहला पार्ट क्या कहलाएगा? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बेटा। दैट सी शेप पार्ट होता है। अब यहाँ उल्टा डी जैसा लग रहा है। सी शेप पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। उसके बाद आता है जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। इलियम, ये तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होंगे। जैसे स्टोमक के तीन पार्ट थे, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आगे कहां जाता है? जुड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जहां ये जुड़ता है वहां पे फिर तीन एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेटा ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है बेटा। इसका कोई काम नहीं है, शरीर में केवल ये परेशानी ही करता है। कभी कभी क्या होता है, फूड यहाँ फंस जाता है और वो फूड सड़ता गलता है, जिसकी वजह से वहां सूजन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। कहता है पेट में दर्द हो रहा है राइट साइड में बहुत तेज, तो अपेंडिसाइटिस का भी वो लक्षण हो सकता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होता है, वो ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है, उसके बाद घूमता हुआ इधर से इसके पीछे से जा रहा है, इसलिए डायग्राम वहां तक नहीं बन पाएगा। घूमता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ये हो गया रेक्टम और ये हो गया लास्ट वाला पार्ट एनस, ठीक है। 10th के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन हमें 10th से मतलब नहीं है, हमें तो सीखना है ना और भी चीजें। तो इसीलिए हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को, ओरल कैविटी को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ईसोफेगस को अलग से करेंगे, स्टोमक को अलग से करेंगे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग से करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को अलग से करेंगे, तो हम डिटेल पढ़ेंगे हर पार्ट के बारे में। उसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। एक तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। एक ऐसे ट्रांसवर्स जा रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। एक नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है बेटा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 10th के लिए तो ये हो गया खत्म हो गया, लेकिन जब तक मजा नहीं आएगा जब तक हम इसे और डिटेल नहीं पढ़े, ठीक है। तो आप नोट डाउन करिए इसे। फिगर कुछ ज्यादा ही घुचड़ पुचड़ हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको दोबारा से बना देता हूँ साफ साफ,
ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये ईसोफेगस है, मैं मुंह नहीं बना रहा। ईसोफेगस नीचे आता है स्टोमक में। स्टोमक के 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। उसके बाद इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, इसका नाम है, इधर ही बनाते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है बेटा। यहां से शुरू होता है आपका पहला जो है सी शेप्ड, और इसके अंदर पैनक्रियाज यहां से आता है, पैनक्रियाज का डक्ट खुलता है, पैनक्रियाज, और इधर लीवर, लीवर का ये सिस्टिक डक्ट, ठीक है बेटा। ये दोनों अपना अपना सिक्रेशन यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद ये रास्ता जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इस टाइप से 2-4 बार बनाएंगे तो अपने आप ही ये हो जाएगा, बहुत मुश्किल है नहीं बेटा। पहला वाला पार्ट जिसके अंदर ये खुल रहा है डियोडिनम। कभी कभी बेटा इस पे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज और हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में खुलते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं इलियम में शायद खुलता होगा। ऐसा नहीं है बेटा, वो डियोडिनम में खुलता है। दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम, ठीक है बेटा। उसके बाद शुरू होता है आगे की कहानी। यहां आ गया आपका अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद जो एक पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सीकम, सीकम, ये हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता क्या बेटा, ये हमारे ह्यूमन के केस में बहुत कम डेवलप्ड होता है, क्योंकि हम घास फूस तो खाते नहीं है, हम लगभग वो चीजें खाते हैं जो पहले से ही डाइजेस्ट होती है, जैसे पका के चीजें खाते हैं। लेकिन गाय भैंस में क्या है, ये जो सीकम है ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होता है, और उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोलाइटिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो इतना डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है, सुन लो, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, और ना रहे तो उससे भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे आता है बेटा ये असेंडिंग कोलन, उसके बाद इधर, ठीक है, ये इधर आता है, बड़ा खराब लग रहा है भाई। फिर यूं आता है घूमता फिरता, ठीक है ना बेटा, पूरा दुनिया घूम के वापस जो है बनारस में खुलता है। ये आ गया बाहर। तो ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब तो थोड़ा पहले से ज्यादा साफ लग रहा है, मुझे लगता है, क्यों? 2 मिनट और, ठीक है बेटा। अब इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, मैं 3-4 मिनट और लूंगा, और आपको लीवर के बारे में समझाने लगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड को मुझे अलग से बताना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अलग से समझाऊंगा, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड तक जाते जाते कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए मैं लीवर के बारे में बता रहा हूं। वैसे लीवर के 2 लोब्स होते हैं बेटा, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। मान लो ये लेफ्ट है और ये राइट है, मैं कैसे भी बना रहा हूं, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके छोटे 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 बहुत सारे क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, जो कि आपस में मिलके इधर बनाता है राइट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट। और ऐसे ही यहां पे होंगे बेटा बहुत सारे छोटे छोटे पाइप, वो भी आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। उल्टा सीधा बना दिया क्या, इधर लेफ्ट इधर राइट कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर लेफ्ट कर देते हैं, इधर राइट कर देते हैं, राइट हिपेटिक डक्ट, डक्ट, ठीक है बेटा। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं
और क्या बना देते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या बना दिया, कॉमन, ये वाला हिपेटिक डक्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्या बेटा। उसके बाद यहां क्या होता है बेटा, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट ले लूं क्योंकि अब इसको जोड़ना है। अब इस डक्ट को मैं लाल रंग से दिखा, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट जो है किसमें मिलता है बेटा, इसमें मिल गया। और ये क्या बना दिया, बाइल डक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, बाइल डक्ट। तो कोई दिक्कत बेटा, सबसे पहले लेफ्ट से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट से राइट हिपेटिक डक्ट निकलता है, दोनों कंबाइन होकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट आ रहा है उसके साथ ज्वाइन करके बाइल डक्ट बनाता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो बार बार सुनिए, हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है बेटा। बार बार रिवाइंड करके सुनिए, इसको आपके काम आएगा। उसके बाद बेटा यहां मैंने कहा था कि ये खुलता है किसमें, ऊपर से क्या आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से शुरू हो रहा था ना, यहां खुलता है। तो बेटा जहां स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है ये डक्ट थोड़ा फनल शेप का हो जाता है, फनल शेप का हो जाता है और उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर। ये बेटा जो रिपीट मतलब जो 10th 12th पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी जानने वाली बात है, एम्पुला ऑफ वेटर, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद यहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाइट। क्या कहते हैं हम, स्फिंक्टर ऑफ ओडाइट, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं इस क्लास को, इससे ज्यादा बताऊंगा तो हो सकता है नींद आने लगे, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्या। चलिए बना लीजिए। अरे हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गया, इतनी देर तक आपने पेशेंस रखा सुनने के लिए, उसके लिए थैंक यू।